हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में विटामिन्स के बारे में सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक विटामिन्स का ये इससे पहले वाला या थ्योरी वाला नहीं देखा, थ्योरी वाला आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, सो निश्चित तौर पर जाकर उसको देख लीजिए, तभी आपको ये एमसीक्यू समझ में आएगा। इसमें केवल और केवल एमसीक्यूज़ हैं। आए हुए अन्य परीक्षाओं में कई अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए सवाल और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर हमने लिए हैं। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी के लोगों को भी इससे अधिक से अधिक फ़ायदा हो। विटामिन्स का अगर आपने इससे पहले वाला थ्योरी वाला पार्ट और ये दोनों वीडियो अगर आपने देख लिए 1 से 2 बार और कर लिए, तो उसके बाद फिर विटामिन से कोई भी चीज़ आपकी इधर से उधर नहीं होगी, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि विटामिन को मैंने बाकायदे पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन में हर चीज़ को कवर किया हुआ है। पूरे विटामिन को, विटामिन वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आप क्वेश्चंस कर लेंगे, एमसीक्यूज कर लेंगे, एकदम 100% कंटेस्ट आपका हो जाएगा। चलिए बगैर समय बर्बाद करते आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो विटामिन का किया फंक ने। फंक का पूरा नाम कैसमियर फंक था। क्या था? कैसमियर फंक। कैसमियर फंक। कैसमियर फंक ने थ्योरी वाले उस टॉपिक में आपको बता चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ जाके आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो कैसमियर फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो कैसमियर फंक ने विटामिन का, ऑप्शन देखते हैं, विटामिन का या हार्मोन का या प्रोटीन का या एंजाइम का। तो कैसमियर फंक ने ना तो प्रोटीन का, ना हार्मोन का, ना एंजाइम का, किसका किया था? विटामिन का आविष्कार किया था। तो राइट आंसर था विटामिन। तो विटामिन का कैसमियर फंक ने किया था, आविष्कार किया था। प्रोटीन क्या है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। प्रोटीन अणुओं का एक कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप होता है, जटिल समूह होता है, और ये जो है वो शरीर के कई अंगों बहुत ज़रूरी काम जो होते हैं, कई कामों को करने में बहुत लाभकारी होते हैं, इनके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रोटीन्स की। जैसे कि बाल हो गए, नाखून है, हड्डियों का बनना और बालों के निर्माण में, मांसपेशियों के निर्माण में, इन सारी ऑर्गन्स के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेयर, नेल, नाखूनों में, बालों में, बोन्स के निर्माण में और मांसपेशियों में। इत्यादि में प्रोटीन्स जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन, और एक सवाल इससे ये भी पूछा गया है, प्रोटीन से हमेशा पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो 46% प्लस सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन। ये आपको निश्चित ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है 46%। ये बालों, नाखून, हड्डी, मांसपेशियाँ इत्यादि के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम भी एक तरीके का प्रोटीन ही होता है। एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, और ये कई जो कोशिका, बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। सो एंजाइम जो है एक तरीके का प्रोटीन है और ये कोशिकाओं में पाया जाता है। एंजाइम हमेशा जो बॉडी के अंदर केमिकल जो रिएक्शन होती हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती हैं,
उनको तेज करने में मदद करता है। और एंजाइम जो है वो भोजन को पचाने में भी मदद करता है। भोजन पचाने में मदद करता है। भोजन पचाने में मदद करता है। भोजन पचाने में मदद करता है एंजाइम। और जो विषाक्त चीज़ें होती हैं भोजन के साथ, जो जहरीले पदार्थ होते हैं या विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने में भी कार्य करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विषाक्त पदार्थ को बाहर करने में भी मदद करता है या नष्ट करता है। विषाक्त पदार्थ को खत्म करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन भी एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब कि जटिल संरचनाएं होती हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दूसरा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विटामिन क्या होते हैं? जैसा कि अभी बताया कि विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन आप थ्योरी वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, वहाँ से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो विटामिन को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, न कि अकार्बनिक यौगिक या जीवित जीव। ये नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? दोस्तों, न तो वसा को कहा जाता है, ना प्रोटीन को कहा जाता है, ना ही अंतःस्रावी हार्मोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। सो विटामिन को सहायक आहार कारक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, नहीं है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सुमेलित है या नहीं है, क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में ये जरूर देखें, तो अंडरलाइन किया करें, ताकि आपका ये कंफर्म हो पाए कि क्या पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं कि सही पूछ रहे हैं। कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग, यानी कि विटामिन दिए गए हैं और उनसे होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। जैसे कैल्सीफेरॉल से अस्थिरोगता, नाइसिन से पेलाग्रा चमरोग, या कोबालामिन से रक्ताल्पता और रिबोफ्लेविन से बेरीबेरी। तो आप देखेंगे कि कैल्सीफेरॉल से रुग्णता, ये तो सही है, रुग्णता होती है। दूसरा आपका नाइसिन भी, इससे पेलाग्रा रोग होता है। नाइसिन से आपका पेलाग्रा रोग होता है। नाइसिन ये विटामिन B3 में होता है। नाइसिन विटामिन B3 में होता है, जिससे कि पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये जो विटामिन B3 है, विटामिन B3 से जो इसका जो सप्लीमेंट्री है, और इससे एक डिजीज़ और होती है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, 4D डिजीज़ हो जाती है। तो 4D डिजीज़ क्या है कि इससे डी से 4D वाले जो 4D यानी कि 4D वाले जो डिजीज़ हैं वो हो जाती हैं। 4D कौन कौन सी हैं यहाँ पे देखते हैं। एक हो जाएगा आपका डर्मेटाइटिस, एक हो जाएगा आपका डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग, एक सेकंड दोस्तों, त्वचा
रोग। दूसरा हो जाएगा आपका डायमेंशिया। डायमेंशिया इसमें क्या होता है, डायमेंशिया का मतलब याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। तीसरा डी से आपका हो जाएगा डायरिया। तीसरा डी से हो जाएगा आपका डायरिया। तीसरा डी से हो जाएगा आपका डायरिया जिसको लूज मोशन कहेंगे। और चौथे डी से हो जाएगा आपका डेथ, मृत्यु, अंततः मृत्यु हो जाती है। तो विटामिन B3 को केमिकल नेम जो है वो नाइसिन या नियासिन होता है। इसमें नियासिन एसिड होता है। सो नियासिन आपका इससे होने वाला रोग, त्वचा रोग जिसको चर्मग्रह भी कहते हैं, पहलाग्रह रोग हो जाता है। और इससे एक डिजीज़ ये सबसे खतरनाक जो 4D जिसको कहेंगे, ये 4 रोग और हो जाते हैं, जिसमें डर्मेटाइटिस से त्वचा रोग, और डायमेंशिया जिसको इसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है जिसे कहते हैं, और डायरिया जिसको लूज मोशन कहेंगे, जिसमें लूज मोशन हो जाता है, दस्त होने लगते हैं, लूज मोशन, और अंततः डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आपका कोबालामीन है। कोबालामीन में विटामिन B12 और इसमें घातक रक्ताल्पता हो जाती है, यानी कि घातक एनीमिया हो जाती है। घातक एनीमिया। और कैल्सीफेरॉल विटामिन K में होता है, और विटामिन K का आपको बताया था केमिकल नेम क्या हो जाएगा, नेप्थोक्विनोन। इससे कौन सा रोग हो जाता है, अस्थिर रुग्णता हो जाता है। ये भी सही है, और ये भी सही है। इसमें कौन सा विटामिन B12 में आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है। रिबोफ्लेविन ये आपका विटामिन B2 में होता है दोस्तों। रिबोफ्लेविन विटामिन B2 में होता है, जबकि बेरी विटामिन B1 के कारण होने वाला रोग है बेरी, और विटामिन B का केमिकल नाम क्या हो जाएगा, थायमीन। इसमें थायमीन होता है, और इसकी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। रिबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 की कमी से होता है, रिबोफ्लेविन। इसकी कमी से आपके जीभ में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन B2 की कमी से छाले पड़ जाते हैं, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, और जो है वो आपके स्किन पर चकते पड़ जाते हैं, त्वचा पर चकते पड़ जाते हैं, त्वचा पर चकते भी पड़ जाते हैं। सो इतनी डिजीज से हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, रिबोफ्लेविन, जो कि बेरी से संबंधित नहीं है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रिबोफ्लेविन। नेक्स्ट विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। तो विटामिन जो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन A, विटामिन B, या विटामिन C, या विटामिन D। सो विटामिन C, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। विटामिन C आपका खट्टे फलों में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या है? सो विटामिन C का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताज़े फल, दूसरा हो जाएगा आपका दूध, तीसरा ऑप्शन है आपका घी या दालें। नहीं दोस्तों, विटामिन C दूध में नहीं होता है, विटामिन C घी में भी नहीं होता है, दालों में भी नहीं होता है। तो ये किस में होता है? विटामिन C मुख्य रूप से कच्चे फलों या ताज़े फलों में होता है, और जिसमें खटास होती है या खट्टी चीज़ों में, जैसे कि इमली में होता है, ऑरेंज में होता है, मौसमी में होता है। इन सब में विटामिन C की अधिकता पाई जाती है। और सबसे अच्छा स्रोत आपका
जो है वो आंवला होता है। ये कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, वो आपका आंवला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, बी हो जाएगा आपका थायमीन, ए हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, तो और सी हो जाएगा आपका सैट्रिक एसिड और ये टार्ट्रिक एसिड। सो इनमें से है एस्कॉर्बिक एसिड या थायमीन या सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सो 7 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। घाव को भरने में सहायक विटामिन। सो घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन डी। तो घाव को भरने में सहायक विटामिन आपका ना तो विटामिन बी होता है, ना ही विटामिन ए, ना विटामिन डी। इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। घाव को भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो ये विटामिन सी जो है मदद करता है लहू के, या फिर लहू के अवशोषण के लिए, या कैल्शियम के, या आयोडीन के, या सोडियम के। तो विटामिन सी लहू के अवशोषण के लिए सहायक होता है, लौह का यानी कि अवशोषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? किसका भंडारण शरीर के अंदर नहीं होता है? विटामिन ए का, विटामिन सी का, या फिर विटामिन ई का, या विटामिन डी का। सो निम्नलिखित में से किसका भंडारण होता है? तो भंडारित नहीं होता है। किस विटामिन का भंडारण नहीं होता है? विटामिन सी का भंडारण यहाँ पर नहीं होता है। किसका? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन सी का भंडारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये विटामिन जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसका भंडारण नहीं होता है। जो लोग आपने देखा होगा शराब पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं, वो बार बार यूरिन त्याग करते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिन त्याग करना पड़ता है, जिसके थ्रू विटामिन सी जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और शराब पीने वाले व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा, अल्कोहल लेने वाले व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की कमी पाई जाती है, क्योंकि विटामिन सी स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का बनने की बीमारी होती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सभी इम्पोर्टेंट और आए हुए सवाल भी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। सो खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। खून का थक्का धीरे बीमारी विटामिन सी या विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो यहाँ पर विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो इससे होता है, विटामिन के की कमी के कारण। ब्लड के अंदर जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ है। अगर कोई कहीं पे भी चोट लग जाती है शरीर में तो कट फट जाते हैं, जिससे कि ब्लड बाहर लगातार बहता रहता है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद आप देखेंगे, कुछ ही समय बाद आप देखेंगे ब्लड का जो है वो थक्का बनने लगता है, थक्का बनने लगता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो विटामिन के की कमी होगी, और विटामिन के की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड नहीं जमेगा और ये कंटिन्यू बहता रहेगा। इसमें जमने का जो रीज़न है वो कैसे होता है कि किन किन चीज़ों की इसमें जमने के लिए हीट, मतलब कि ऊष्मा और ये थ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन प्लस एड्रीनेलिन,
और प्लस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और विटामिन के इतनी चीज़ें मिलकर के जो है वो ब्लड का थक्का बनने में, तुरंत जमने में सहायक होते हैं। ब्लड के जमाने में, ब्लड को जमने में इतनी चीज़ें सहायक होती हैं। थ्रोम्बिन हमेशा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के से कन्वर्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन से कन्वर्ट होकर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और ये तब थ्रोम्बिन के रूप में थक्का जमने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये PCS में पूछा गया क्वेश्चन है कि आंत के जीवाणुओं द्वारा, एक बार लोअर 2013 में भी ये पूछा गया सवाल है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन के या विटामिन ए? नहीं दोस्तों, विटामिन के जो है वो आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, क्योंकि विटामिन के ये बड़ी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। इसका निर्माण बड़ी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बड़ी आंत की बैक्टीरिया से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी का स्रोत क्या है? नींबू है या फिर सूर्य की किरणें हैं, संतरा है या काजू है? सो विटामिन डी का जो स्रोत है वो सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों से ही मिलता है, ना कि नींबू से, क्योंकि नींबू से और संतरा से आपका विटामिन सी, ऑरेंज में आपका विटामिन सी होता है, नींबू में भी सिट्रिक एसिड होता है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और सूर्य की किरणों से विटामिन डी सबसे अधिक मिलता है। और विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? तो विटामिन डी का निर्माण त्वचा में होता है। और शरीर के अंदर निर्मित विटामिन 2 ही हैं, जो कि एक अपवाद के रूप में भी कह सकते हैं। 2 ही विटामिन हैं और वो हैं विटामिन के एंड डी, क्योंकि विटामिन डी का निर्माण बड़ी आंत के जीवाणुओं द्वारा होता है, जीवाणुओं में होता है, और विटामिन डी का निर्माण बॉडी के स्किन में होता है, मानव शरीर के स्किन में विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए, क्योंकि विटामिन डी सुबह की जो 8, 9 या 10 बजे तक गुनगुनी और हल्की धूप होती है, उसमें विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है। और इसीलिए बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो 2-4 महीने के या उससे ज़्यादा के भी, या कोई भी व्यक्ति जो कि जिसकी हड्डियां कमज़ोर हुई हों या वृद्ध हो, उसको सुबह की गुनगुनी धूप लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि सभी को गुनगुनी धूप ज़रूर लेनी चाहिए। 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, जितना भी टाइम हो, ज़रूर गुनगुनी धूप लेनी चाहिए, जिससे आपसे विटामिन डी की पूर्ति हमेशा होती रहेगी। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, बॉडी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहती है। सो आपको थायराइड और कई ऐसी बीमारियां हैं जो सूर्य की किरणों से, विटामिन डी से नहीं होती हैं। विटामिन डी की पूर्ति होती रहती है उससे, सूर्य की किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है,
वेरी अभी हम लोग देख चुके हैं विटामिन B1 की कमी से। पेलाग्रा हम लोग देख चुके हैं विटामिन B3 की कमी से होता है। सो आपका विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसको वैसे सूखा रोग भी कहा जाता है, और ये अक्सर ज़्यादातर बच्चों में होता है। सूखा रोग, दुबले पतले हो जाते हैं जिससे इनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन D की कमी से आपने देखा होगा कि जांघों के बीच में जो हड्डियां होती हैं, तो जो टखने हैं, जो घुटने हैं, घुटनों के बीच में इस तरह से स्पेस भी हो जाता है, तो ये जांघों की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, जिनको फीमर बोन कहें। जो फीमर बोन्स हैं वो जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, जिससे इसमें स्पेस आ जाता है इसके घुटनों के बीच में विटामिन D की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विटामिन D में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन D में अभी हम लोग देख चुके हैं आगे क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। रेटिनॉल विटामिन A में पाया जाता है। फॉलिक एसिड कहाँ पाया जाता है आपका? फॉलिक एसिड विटामिन B9 में आपका फॉलिक एसिड पाया जाता है। B9 में फॉलिक अम्ल पाया जाता है। और B9 से जो रोग है वो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? एनीमिया। इससे एनीमिया रोग हो जाता है जब RBC की अपरिपक्वता RBC की कमी हो जाती है। अपरिपक्वता से या अमेच्योरिटी से ये संबंध है कि जो 40 से 50 दिन की जो RBC होती हैं उनकी जब कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। और जो परिपक्व RBC की जब कमी होती है तो विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको घातक हिंदी में रक्ताल्पता भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा। विटामिन B1 की कमी से नहीं, विटामिन C की कमी से नहीं, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसको वर्णांतता रोग भी होता है, मतलब कि अंधेरे में या कम रोशनी में दिखाई कम देता है, धुंधला दिखाई देता है या कम दिखाई देता है, जिसको रतौंधी रोग कहते हैं। विटामिन A की कमी से आँखें लाल हो जाती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं और आंसुओं का बनना कम हो जाता है। आंसू बनना बंद हो जाते हैं, आंसू आना बंद हो जाते हैं, आंसुओं का बनना बंद हो जाता है विटामिन A की कमी से। विटामिन A जो है वो भंडारित होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विटामिन A का भंडारण होता है, ये भंडारित कहाँ होता है? यकृत में। ये कई बार सवाल पूछा गया, 2 बार सवाल पूछा गया है कि विटामिन A कहाँ भंडारित होता है? तो विटामिन A यकृत में या लीवर में भंडारित होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है, ये देखो आगे आपका अभी बताया था, यकृत में संचित होता है। सो विटामिन A आपका यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन A की मात्रा अधिक होती है? सो पत्ता गोभी में या फूल गोभी में या पालक में? नहीं दोस्तों, विटामिन A की अधिकता जो है वो विटामिन A की गाजर में होती है। विटामिन A की अधिकता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? गाजर में विटामिन A पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये आपका 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो प्रोटीन का नहीं होता, या विटामिन का नहीं होता, या एंजाइम का, या हार्मोन का? सो विटामिन का शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता है, लेकिन जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ ये अपवाद हैं 2 विटामिन, इनको आप याद रखेंगे। कौन कौन सा? विटामिन K और विटामिन D। विटामिन K का निर्माण भी आपको बताया कि स्किन में होता है
त्वचा में होता है। और विटामिन डी का निर्माण विटामिन डी का निर्माण त्वचा के अंदर होता है। विटामिन के का निर्माण अभी आपको बताया था कहाँ होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा। ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा आंत में होता है, बड़ी आंत में। ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा बड़ी आंत में विटामिन के का निर्माण होता है। और विटामिन के सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आपका पालक हो गया, पालक में, फूल गोभी में, बंद गोभी में, बंद गोभी में, इन चीज़ों में आपका, नारियल पानी में, मछली यकृत में, मछली के यकृत में, नारियल पानी में, इन सब में आपका विटामिन के पाया जाता है। शरीर के अंदर विटामिन का निर्माण नहीं होता, विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर विटामिन के और विटामिन डी जो है वो इनका निर्माण होता है। ये अपवाद के रूप में जाने जाते हैं 2 विटामिन, जैसे आप ध्यान रखें। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट अभी आपको बताया है कि वो कोबाल्ट किस में होता है, B1, B2, B6 नहीं, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइनोकोबालामिन। एक सेकंड, साइनोकोबालामिन क्या है, साइनोकोबालामिन है मतलब क्या है। ऑप्शन ए आपका विटामिन सी या विटामिन बी या विटामिन B6 या B12। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रासायनिक नाम है विटामिन B12 का, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 की कमी से आपको बताया था कि घातक एनीमिया या रक्ताल्पता जिसे कहें, घातक रक्ताल्पता रोग हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। जब परिपक्व आरबीसी की कमी होती है, परिपक्व आरबीसी की कमी होती है, तो परिपक्व आरबीसी 90 to 100 डे, 90 से 100 दिन की जो आरबीसी होती है उसको परिपक्व आरबीसी कहा जाता है। इसकी कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है, घातक एनीमिया, रक्ताल्पता रोग हो जाता है। थायमीन, ये केमिकल नेम है, थायमीन किस विटामिन का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम विटामिन सी का, या ऑप्शन बी विटामिन B2 का, या विटामिन B6 का, या विटामिन B1 का। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन आपको बता ही चुका हूँ, 2 ही विटामिन हैं, बी एंड सी। ये जो 2 विटामिन हैं ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। बी, सी या डी या ए अथवा बी, ये दोनों हो जाएंगे क्योंकि बी और सी दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील है। ये रिपीट हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन। आपको बता चुका हूँ, बस से आप याद रखेंगे 2 ही विटामिन हैं, बी और सी जो कि जल में घुलनशील हैं। बाकी के सभी विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन आपका ए हो जाएगा, बी सी को छोड़ दीजिए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के ये विटामिन जो है बाकी के सभी विटामिन बी और सी को छोड़कर वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में बी ए डी, तो बी तो है ही नहीं, ये तो जल में घुलनशील है। बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सी के ई, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं है। बी और सी ये तो जल में घुलनशील है, ये भी नहीं होंगे, तो बचा ये डी ऑप्शन होगा, ए डी के ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है आपका, कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। स्वप्न को रात में सोते वक्त जो स्वप्न आते हैं उनको एक पर्याप्त समय तक याद रखने में जो विटामिन जो आपका सहायक होता है विटामिन, वो होता है, स्वप्न को याद रखने में सहायक विटामिन आपका कौन सा होता है, ये आपका B6 हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6। विटामिन B6 आपका स्वप्न को याद रखने में सहायक है। ये केवल एक बार पूछा गया PCS में, यूपी PCS में एक बार पूछा गया सवाल है कि विटामिन B6 यानी कि स्वप्न को याद रखने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो वो करता है B6। विटामिन B6 का आप रासायनिक नाम देखेंगे, पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से आपको बताया था कि हल्की एनीमिया हो जाती है, हल्की रक्ताल्पता, हल्की एनीमिया या हल्की रक्ताल्पता रोग हो जाता है। इससे क्या है कि डिप्रेशन भी हो जाता है, विटामिन B6 की कमी से डिप्रेशन या तनाव हो जाता है। इसकी कमी से जो है वो मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, जिसको मसल रेमल कहते हैं, पेशियों में ऐंठन हो जाती है। पेशियों में ऐंठन हो जाती है, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विटामिन दिए गए हैं और दूसरी तरफ होने वाले रोग। सो विटामिन, पहला ऑप्शन है विटामिन C रतौंधी, फॉलिक अम्ल बेरी, या विटामिन A से रक्ताल्पता, या फिर विटामिन B1 से स्कर्वी रोग। सो विटामिन C से हम लोगों ने देखा था कौन सा रोग होता है, विटामिन C से स्कर्वी, इसको यहाँ मिला दीजिए। फॉलिक अम्ल, इसमें विटामिन B9 होता है और इससे क्या होगा, रक्ताल्पता, एनीमिया। विटामिन A की कमी से रतौंधी और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। आपका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। देखते हैं ऑप्शन में 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 राइट आंसर ये हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे रेटिनॉल से घातक रक्ताल्पता, टोकोफेरॉल से मानसिक व्याधि, साइनोकोबालामीन से नेत्र सूखकर लाल हो जाना, पायरिडॉक्सिन से बंधता। अभी हमने आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से नेत्र सूखकर लाल हो जाते हैं, आँखों में स्वेलिंग आ जाती है। और विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, किसका नाम रासायनिक नाम है, रेटिनॉल का। सो ये आपका रेटिनॉल क्या हो जाएगा, नेत्र सूखकर लाल हो जाना। साइनोकोबालामीन आपको बताया था विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामीन की कमी से घातक एनीमिया यानी कि भयंकर रक्ताल्पता हो जाती है। पायरिडॉक्सिन बताया था अभी आपको B6, जिसकी कमी से आपको बताया था डिप्रेशन होता है, जिसको मानसिक व्याधि भी कहते हैं। डिप्रेशन हो जाता है जिसको मानसिक व्याधि भी कहते हैं, यानी कि तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। और टोकोफेरॉल, ये टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई में होता है, टोकोफेरॉल विटामिन ई में होता है, इसके बंधता हो जाती है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 और टोकोफेरॉल B का 4 और आपका हो जाएगा साइनोकोबालामीन का घातक रक्ताल्पता 1
और पायरिडॉक्सिन का, ये आपका आंसर हो जाएगा 34/12। 3 4 2 1 2, 3 4 1 2, ये राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। विटामिन्स आपके कंप्लीट हो गए। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले, और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें और अच्छा कर सकें। इसी के साथ आगे कई अलग अलग टॉपिक्स पर आपको मिलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक को लेकर आते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। सो फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा आप सबसे कि अगर इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। उसमें विटामिन्स का थ्योरी वाला पार्ट पूरा मैंने पढ़ाया है, और उसको आप देखने के बाद इसको देख लेंगे सो आपका विटामिन्स क्लियर हो जाएगा। इसके साथ विटामिन टोकोफेरॉल, विटामिन ई आपको नहीं बताया, टोकोफेरॉल के बारे में बता दिया, बाकी सब बता दिया मैंने। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का केमिकल नेम है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल 2-4 बातें इसमें सीख लेते हैं। इसको ब्यूटी, सबसे इम्पॉर्टेंट है बात कि इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन इसलिए कहा जाता है इसको, ब्यूटी विटामिन इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो बॉडी के ऊपर, चेहरे पर आपने देखा होगा कि रिंकल पड़ जाते हैं, यानी कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इससे क्या, इसकी विटामिन ई की कमी से रिंकल, आपने देखा होगा रिंकल पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और जिससे क्या है स्किन का ग्लो चला जाता है, चेहरे का ग्लो चला जाता है, रूखापन सा रहता है और ऐसा लगता है एकदम बुढ़ापे जैसा शरीर या फेस जो है वो दिखाई देने लगता है। सो अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है, विटामिन ई की पूर्ति करने के लिए इसका स्रोत सबसे अच्छा होता है वो होता है आपका ग्राम, चना। और अगर आपने देखो अंकुरित बीज, चने के अंकुरित बीज अगर आप खाएं तो बहुत फ़ायदे करते हैं, इससे बहुत जल्दी ग्लो आता है और विटामिन ई की पूर्ति हो जाती है। चना हो गया आपका, दही हो गया, ये जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इन सब में आपका पाया जाता है। बादाम हो गया आपका, बादाम या बादाम का तेल, आपने देखा होगा कि स्किन केयर के लिए बादाम बहुत फ़ायदा करती है। बादाम का तेल भी खाया जा सकते हैं, और जो लोग बादाम खाते हैं, खाना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि विटामिन ई की पूर्ति है इससे होती रहती है। टमाटर हो गया, मछली का तेल, सूरजमुखी के बीज इत्यादि, ये सब जो है आपके विटामिन सी की पूर्ति करते हैं, सॉरी विटामिन ई की पूर्ति करते हैं। तो विटामिन ई की कमी से आपका जो डिजीज़ है विटामिन ई से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, रिंकल पड़ जाते हैं, इससे प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ तब तक अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती आने वाली है, पैट आपका कंप्लीट हो गया, पैट के रिज़ल्ट आते ही आपकी वैकेंसी जो है वो फॉर्म आ जाएंगे, और आप अभी से मेहनत के साथ और बिल्कुल कंसंट्रेशन होके आप फोकस्ड करके जो है वो आगे की रणनीति बनाइए और उसके लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि पैट पास करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है फाइनल लेखपाल बनना या फाइनल एग्ज़ाम पास करना। ये तो सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने का एक, मान लीजिए कि आपको प्रवेश द्वार है, जो कि आपको पीईटी के द्वारा पास करके बहुत अच्छे अंकों के साथ आपने जो है वो स्कोर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। सो आप नेक्स्ट तभी फाइनल एग्ज़ाम को अंजाम देंगे, तभी आप बन पाएंगे। सो अब आपकी बारी है और अब आपको कठिन और अग्नि परीक्षा देनी है। अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करिए और मेहनत करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।